नमस्कार दोस्तों, राजस्थान इंस्टीट्यूट में आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करते हैं अपने आगे का जो टॉपिक है उसी को कंटिन्यू करते हैं। और दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि पिछले वीडियो में मैंने आपको इस पॉइंट तक पढ़ा दिया था, अब इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। और ये जो उत्सर्जन वाला टॉपिक आज अपन फाइनली ख़त्म कर देंगे और इसके नोट्स भी आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। ये जो पाचन, श्वसन, उत्सर्जन है, इसके कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे। पाचन के टाइपिंग वाले नोट्स मिलेंगे, उसको पढ़ लेना। बाकी इनके नॉर्मली आपको लिखे हुए नोट्स मिलेगा, ठीक है, तो उससे कॉपी कर लेना। बिल्कुल अच्छे क्वालिटी कंटेंट है, ठीक है। बाकी आप एनसीईआरटी पढ़ते रहना और किसी को भी एनसीईआरटी पढ़ते हुए नहीं छोड़ना, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट में जो भी क्वेश्चन आते हैं एज ए एनसीईआरटी बेसिस ही आते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन या मैक्सिमम क्वेश्चन 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस आते हैं, वो 10% होते हैं जो बाहर आते हैं। तो सबसे पहले आप अपना 90% क्वेश्चन तो कवर करो। आप लोग क्या सोचते हो कि यार सर 90% ही आएगा, 10% नहीं आएगा, तो क्यों पढ़ना एनसीईआरटी से? भाई पहले 90% तो कवर कर लो। अगर आपका जिस दिन 90% कवर हो गया, उस दिन 10% कवर करने में कितना टाइम लग जाएगा? कुछ भी नहीं है। एक्स्ट्रा में कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़नी पड़ेगी जो अपने आप आपको समझ में आने लग जाएगी कि मुझे अब एक्स्ट्रा में क्या पढ़ना है। तो पहले आप 90% कवर करो एज ए एनसीईआरटी और क्लासें लो, नोट्स बनाओ, एनसीईआरटी पढ़ो। उसके बाद जब कंप्लीट सिलेबस हो जाए आपका बायो का, उसके बाद जब 15-20 दिन रिवीजन का टाइम रहता है, उस टाइम रिवीजन करो। और 10% के लिए कोई जैसे अच्छी फिंगर टिप या फिर इससे भी बड़ी कोई बढ़िया नीट लेवल की बुक हो तो उससे कवर कर लो, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए कि ऐसे दो प्रमुख कारक हैं जो यहाँ पर परानिषेधन को नियंत्रित करते हैं, परानिषेधन में कार्यरत होते हैं। जैसे कि मैंने परानिषेधन के बारे में पिछले क्लास में बताया था कि यहाँ पे परानिषेधन में होता ये है कि यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस में जो भी रक्त है वो छन कर बोमेन संपुट की कोशिकाओं के अंदर आ जाता है और फिर धीरे 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 क्या होने लगता है, बढ़ने लग जाता है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो आता क्या है, ब्लड प्लाज्मा आता है। और ब्लड प्लाज्मा में कौन सी चीज़ अनुपस्थित होती है यहाँ पे बोमेन संपुट में? तो प्लाज्मा प्रोटीन। क्या? प्लाज्मा प्रोटीन यहाँ पर अनुपस्थित होता है। तो ये बात मैंने आपको पिछले क्लास में बता दी थी। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं आगे। इसमें दो कारक कार्यरत होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है निषेधन झिल्ली और दूसरा होता है निषेधन दाब। निषेधन झिल्ली क्या होता है? तो देखिए इसके अंतर्गत मैं आपको समझाता हूँ, ऊपर ही समझा देता हूँ। यहाँ पे ग्लोमेरुलस है, ठीक है। जैसे मैं साइड में बना रहा हूँ इसी कंप्लीट संरचना को, तो यहाँ पे क्या हो गई? ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब इस ग्लोमेरुलस कोशिकाओं के ऊपर एक आवरण होगा। बिल्कुल सर, कोशिकाओं के ऊपर आवरण होता है कि नहीं? इस तरीके से इन कोशिकाओं के ऊपर आवरण रहेगा और ये जो आवरण होगा इससे एंडोथेलियम कहेंगे। क्या कहेंगे? एंडोथेलियम या आवरण इसके ऊपर होगा। तो जो रक्त है वो रक्त ग्लोमेरुलस से निकलेगा तो सबसे पहले किस में से छनेगा? एंडोमेट्रियम झिल्ली से छनेगा, ठीक है। अब नंबर 2 पे देखो, यहाँ पे क्या है? बोमेन संपुट की कोशिकाएं हैं, ठीक है। ये क्या है? बोमेन संपुट की कोशिकाएं हैं, ठीक है। अब इस बोमेन संपुट की कोशिका में भी आपको यहाँ पे एक आवरण देखने को मिलेगा। यहाँ पे आवरण होगा बोमेन संपुट की कोशिका में, यहाँ पर आपको आवरण देखने को मिलेगा और इस आवरण में अंगुलीनुमा संरचनाएं निकली होगी जो कि पोडोसाइट कोशिकाओं की बनी होगी। किसकी? पोडोसाइट कोशिकाएं। तो ये वाला आवरण, ठीक है। और इन दोनों के मध्य एक तो एंडोथेलियम और बोमेन संपुट की पोडोसाइट कोशिकाओं वाला आवरण, इन दोनों आवरणों के मध्य एक और आवरण होगा जिसे आधारीय आवरण हम कहेंगे। ये आधारीय झिल्ली कह लो, आवरण कह लो, आधारीय झिल्ली, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस से रक्त निकलेगा, रक्त निकलने के बाद एंडोथीशियम को पार करेगा, यहाँ पे छनेगा। उसके बाद आधारीय, ये क्या हो गए? आधारीय झिल्ली,
आधारीय आधारीय झिल्ली। तो उसके बाद आधारीय झिल्ली से छनेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो बोमेन संपुट की पोडोसाइट कोशिकाओं का जो बना हुआ आवरण है, अंगुलीनुमा संरचना निकली हुई, फिर इस वाले आवरण से छनेगा। तो इस प्रकार ये छनकर कहाँ पे पहुँचेगा, इस बोमेन संपुट में पहुँचेगा और यहाँ पे क्या होगा, एकत्रित होगा। तो एक चीज आपके समझ में आ गई कि ये क्या करता है, पहला कारक निस्यंदन, क्या हो गया, निस्यंदन झिल्ली। तो बस अब उसको नीचे यहाँ पर डिटेल से आप समझ जाओगे आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है। अब तो यहाँ पे क्या समझा अपन ने, समझा कि जो सबसे पहले यह है ग्लोमेरुलस से रक्त है, ये ग्लोमेरुलस की एंडोथीशियम से छनता है और इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ध्यान रखना। फिर उसके बाद दोनों के मध्य आधारीय भित्ति पाई जाती है, आधारीय आवरण, जो कि नेगेटिव चार्ज युक्त होती है, ये ध्यान रखना, इससे छनेगा। उसके बाद यहाँ पर बोमेन संपुट की आंतरिक उपकला होती है, उससे छनता है और फिर उसके बाद बोमेन संपुट में पहुँचता है। और इसमें बोमेन संपुट में अंगुलीनुमा संरचना होती है, जिसे पोडोसाइट कहा जाता है, पोडोसाइट कोशिकाएं कहा जाता है। तो अब देखो यहाँ पर 3 आवरण से छना है, तो इसमें बीच में एक आवरण आया है, आधारीय आवरण, और यह आधारीय आवरण पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अगर इस पे नेगेटिव चार्ज है तो जो ब्लड प्लाज्मा है, क्या, जो ब्लड प्लाज्मा है, उस ब्लड प्लाज्मा में कौन सी चीज है जो यहाँ पर आती नहीं है, तो सर ब्लड प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन नहीं आता है। क्या नहीं आता, प्लाज्मा प्रोटीन नहीं आता। और प्लाज्मा प्रोटीन नहीं आने का कारण क्या बताया था, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब आप समझ गए होंगे उसका कारण, जैसे कि मैंने कहा था मैं आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे जो आधारीय आवरण होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्लाज्मा प्रोटीन पर भी नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो इस कारण आधारीय झिल्ली से ये प्लाज्मा प्रोटीन छन नहीं पाता है और बोमेन संपुट की कोशिकाओं में नहीं आ पाता है, ठीक है। तो ये आपका वो पहले वाला जो डाउट था वो भी क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे निस्यंदन दाब की बात करेंगे। यहाँ पर निस्यंदन दाब भी काम करता है, 2 कारक मैंने बताए थे। निस्यंदन दाब में क्या होता है, निस्यंदन दाब में यहाँ पर इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है। ये फिल्ट्रेशन, ये एक दाब है, इस दाब के कारण ही यहाँ पे क्या होता है, वो जो प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा है, वो छनकर बोमेन संपुट में पहुँच पाता है। तो ये एक दाब है। इसके बाद यहाँ से डिटेल में देखते हैं। तो देखो ये जो दाब है, ये दाब के कारण ही यहाँ पर जो ग्लोमेरुलस है, उस ग्लोमेरुलस से ब्लड प्लाज्मा बोमेन संपुट में आ पाता है। तो ये कौन सा दाब है, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर के कारण। अब इस इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर का मान कितना होता है, तो इसका जो मान होता है वो GHP माइनस COP प्लस CHP के बराबर होता है। तो समझना GHP क्या है, पहले इन तीनों को समझ लो, उसके बाद समझाता हूँ। GHP है ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ये ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या है, तो देखो यहाँ पर ये हमारी पोडोसाइट कोशिकाएं, और पोडोसाइट कोशिका कहाँ से आ रही है, वेजा वो एफरेंट आर्टरियोल से, और जा कहाँ रही है, इफरेंट आर्टरियोल। अब मुझे बताओ कि दोनों में से किसका व्यास बड़ा है, एफरेंट आर्टरियोल का व्यास ज्यादा। इफरेंट आर्टरियोल की बात करूं तो व्यास कम, व्यास कम, व्यास कम है तो यहाँ से ज़्यादा ब्लड आएगा, ज़्यादा ब्लड आएगा, लेकिन व्यास कम है तो कम ब्लड जाएगा, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होगा, दाब, यहाँ पे दाब उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, दाब। और इस ही दाब के कारण इसमें जो ब्लड प्लाज्मा है वो छनकर कहाँ पे चले जाएगा, पोडोसाइट के अंदर चले जाएगा और एकत्रित होता रहेगा, ठीक है। तो पहला दाब क्लियर है, कौन सा दाब है पहला, GHP ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है, ये हो गया। अब चलो आगे, दूसरे दाब को समझना, COP। COP क्या चीज़ है, तो COP यहाँ पर कोलाइडल
यहाँ पर ओस्मोटिक प्रेशर। अब ये कोलाइडल ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है सर? तो देखो यहाँ पर ये ग्लोमेरुलस है, ये क्या है? ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये पोडोसाइट की कोशिकाएं और उसके बीच में ये आधारीय आवरण, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, 1 सेकेंड, हाँ, अब यहाँ पे देखना जो इसके अंदर ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा, वो तो छनकर कहाँ चला जाएगा? पोडोसाइट की कोशिका में। लेकिन जो यहाँ पर प्लाज्मा प्रोटीन होगा, ये प्लाज्मा प्रोटीन इस आधारीय कोशिका के नेगेटिव चार्ज की वजह से प्रतिकर्षित होगा और नीचे आने की जगह ऊपर की तरफ दाब लगाएगा, यानी विपरीत साइड दाब लगाएगा। इस दाब को ही हम यहाँ पे क्या कहते हैं? COP, यानी कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इसे कहा जाता है। दूसरा एक और दाब समझना, CHI, यानी कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सर ये क्या होता है कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर? तो बिल्कुल इसको भी समझना ज़रूरी है। देखो इसको तरीके से समझाता हूँ थोड़ा सा, जैसे ये ब्लू ले लेते हैं। ये हमारे पास रही पोडोसाइट की कोशिका और ये हमारे पास इधर है ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस है। अब ग्लोमेरुलस से यहाँ पर लगातार क्या आते जा रहा है? ग्लोमेरुलस से यहाँ पर निस्यंदन कंटिन्यू आता जा रहा है और ग्लोमेरुलस में एकत्रित होता जा रहा है। तो जब ये ग्लोमेरुलस लगभग भरने लग जाएगा, तब यह निस्यंदन की क्रिया को, परानिस्यंदन की क्रिया को रोकने का प्रयास करेगा और उसके लिए बल लगाएगा कि नहीं, अब ओ निस्यंद मेरे अंदर नहीं आ सकते हैं क्योंकि मैं भर चुका हूँ। तो ये जो प्रेशर होगा CHP, जिसे हम कॉर्पस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पर कहेंगे। अब आपने दो चीज़ देखी, जो GHP है ये तो निस्यंदन को प्रेरित करता है, लेकिन जो COP और CHP है निस्यंदन को संदमित करते हैं, यानी रोकते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना, रोकने वाले प्रेशर कितने हैं? 2, COP और CHP, और प्रेरित करने वाले प्रेशर कितना है? 1, यानी GHP। तो जितना प्रेरित कर रहा है, कितना प्रेरित कर रहा है? 60 mmHg। और कितना रोक रहा है? तो COP रोक रहा है 32 mmHg और ये जो CHP है रोक रहा है 18 mmHg, यानी टोटल कितना रोक रहा है? 32 + 18 50 mmHg प्रेशर यहाँ पर रोकने का कार्य कर रहा है। लेकिन निस्यंदन को प्रेरित 60 mmHg कर रहा है। तो यहाँ पर टोटली कितना प्रेशर के माध्यम से यहाँ पर निस्यंदन होगा? तो ध्यान रखना, जिस प्रेशर से निस्यंदन होगा उस प्रेशर को इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर कहेंगे। और इसका मान कितना होगा? तो ये ध्यान रखना, ये कितना है? 60 -32 प्लस यहाँ पर 18 और 32 + 18 कितने होते हैं? 50। तो 60 - 50 कितना हो जाएगा? 10, यानी लगभग 10 से 15 mmHg यहाँ पर क्या करेगा? कार्य करेगा। तो ये हो गई हमारे पास दूसरा कारक भी कंप्लीट। और एक बार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको समझ लेना कि GFR क्या होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, यानी 1 मिनट में कितना ब्लड प्लाज्मा बोमेन संपुट में आ रहा है, यही क्या कहलाता है? GRF, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, यानी निस्यंदन दर। और ये जो निस्यंदन दर कितनी होती है? तो GFR 125 मिलीलीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में बोमेन संपुट में 125 मिलीलीटर की क्या आ रहा है? ब्लड प्लाज्मा आ रहा है और फिल्टर हो रहा है। और पूरे दिन में कितना हो जाता है सर? तो 1 मिनट में इतना हो रहा है, तो पूरे दिन में कितनी मिनट होगी वो निकाल लो, इंटू 1 मिनट कर दोगे तो 180 लीटर पर डे यहाँ पर आपके पास आएगा। क्या आएगा? 180 लीटर पर डे।
यानी एक दिन में 180 लीटर क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। पर मिनट के हिसाब से एक दिन में, यहाँ पे डे की जगह मिनट ही कर लेना आप लोग, ठीक रहेगा कि एक मिनट में 180 लीटर एक दिन में, डे ही कर लो, डे ही सही रहेगा, ठीक है। कैसे भी कर सकते हैं, वो थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा इस चीज़ पे, यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देगा, ठीक है, बाकी ध्यान रखना। आगे देखो, रीनल ब्लड फ्लो की बात करूँ तो रीनल ब्लड फ्लो यानी एक मिनट में कितना ब्लड ग्लोमेरुलस से गुजर जाता है उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये ग्लोमेरुलस है, तो इस ग्लोमेरुलस में ये एफरेंट आर्ट्रियोल और ये इफरेंट आर्ट्रियोल, तो यहाँ से कितना ब्लड एक मिनट में गुजर रहा है, यही क्या कहलाता है, रीनल ब्लड फ्लो। तो एक मिनट में 1100 से 1200 मिलीलीटर ब्लड यहाँ से गुजर जाता है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे देखना कि एक मिनट में यहाँ पर कितना ब्लड प्लाज्मा गुजर रहा है, यानी रीनल प्लाज्मा फ्लो, वो 650 होगा। और उसके बाद यहाँ पर एक बड़ा फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन की बात हो रही है, यानी निस्यंदन अनुपात क्या होता है, तो GFR यानी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट बटा में यहाँ पर रीनल, जो यहाँ पर रीनल फिल्ट्रेशन, जो रीनल यहाँ पे एक मिनट में जितना रीनल प्लाज्मा फ्लो है, जितना प्लाज्मा एक मिनट में गुजर रहा है, इनका अनुपात ही क्या कहलाता है, एक मिनट में कितना प्लाज्मा गुजर रहा है, या कितना जो है यहाँ पर एक मिनट में ग्लोमेरुलस से कितना प्लाज्मा गुजर रहा है, एक मिनट में बोमेन संपुट में कितना प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन हो रहा है, उन दोनों का जो अनुपात है यही निस्यंदन अनुपात कहलाता है। तो GFR कितना आता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट 125, और RPS कितना आता है, तो RPS 650, 125 बटा में 650, तो कितना आ जाएगा 1/5। तो ये अनुपात भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करते हैं पुनः अवशोषण। यहाँ पे क्या हुआ, पहला अपन ने देखा मूत्र निर्माण में 3 चरणों में पूरा होता है मूत्र निर्माण। कौन कौन से 3 चरण हैं अपन ने देखा, पहला चरण परानिषेधन, जो कि अच्छे से मैंने समझा दिया। दूसरा चरण रीऑब्जर्वेशन, पुनः अवशोषण, और फिर तीसरा चरण रहता है श्रावण। तो जो पुनः अवशोषण का दूसरा चरण है, उस चरण को यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। तो पुनः अवशोषण में क्या होता है, देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, बोमेन संपुट में क्या आ चुका है, ब्लड प्लाज्मा आ चुका है। अब इस ब्लड प्लाज्मा में पोषक तत्व होंगे सभी प्रकार के, खनिज लवण भी होंगे, जल भी होगा। इन सभी को क्या किया जाएगा, अवशोषित किया जाएगा। इनको मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल देंगे तो फिर शरीर की ग्रोथ कैसे होगी भाई, नहीं होगी ना। तो इन सभी को क्या किया जाएगा, अवशोषित किया जाएगा, ठीक है। तो पुनः अवशोषण होगा, और जितना भी यानी जो 100% यहाँ पे ब्लड प्लाज्मा है, उसमें से 90% ब्लड प्लाज्मा का पुनः अवशोषण हो जाएगा। यानी इतना ब्लड प्लाज्मा है तो इसमें से कम इतने पार्ट का क्या हो जाएगा, पुनः अवशोषण हो जाएगा, और ये जो पार्ट बचा है शेष, यही मूत्र के रूप में बाहर निकलेगा। बाकी ये सारा तो अवशोषित कर लिया जाएगा वापस, ठीक है। तो यहाँ पर आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपन बात करते हैं पुनः अवशोषण की। तो लगभग 90% निस्यंदन का अवशोषण कर लिया जाएगा। पुनः अवशोषण मुख्यतः PCT और DCT एवं संग्राहक नलिका में होता है। अब बात करते हैं कि पुनः अवशोषण होता कहाँ है। तो ऊपर अपने को चित्र देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या इकट्ठा हो गया, यहाँ पे इकट्ठा हो गया, यहाँ पे निस्यंद। अब ये निस्यंद यहाँ से गति करके कहाँ जाएगा, सबसे पहले PCT में। तो इसका अवशोषण PCT में होगा, फिर हेनली लूप में जाएगा, बट हेनली लूप में नाम मात्र का अवशोषण होता है आवश्यकता अनुसार, उसकी बात बाद में करेंगे। फिर DCT में जाएगा तो DCT में अवशोषण होगा, और फिर संग्राहक नलिका में चल जाएगा तो वहाँ अवशोषण होगा। तो अवशोषण का मुख्य कार्य कहाँ कहाँ हो रहा है, PCT, DCT और संग्राहक नलिका। तो अब अवशोषण की बात करते हैं। पुनः अवशोषण, रीऑब्जर्वेशन। पुनः अवशोषण क्यों कहते हैं सर इसको, भाई एक बार अवशोषण कहाँ हो चुका पोषक तत्वों का, छोटी आंत में, और दूसरी बार अवशोषण कहाँ हो रहा है उन्हीं तत्वों का, नेफ्रॉन में, ठीक है। तो पुनः अवशोषण PCT, DCT और संग्राहक नलिका में होगा।
न्यूनतम पुनः अवशोषण कहाँ पे होगा, कि पूछना चाहे अगर आपसे कि न्यूनतम पुनः अवशोषण कहाँ पे होगा, तो ध्यान रखना न्यूनतम पुनः अवशोषण डीसीटी में होगा। और अधिकतम पुनः अवशोषण कहाँ होगा, सर्वाधिक पुनः अवशोषण पीसीटी समीपस्थ दूरस्थ समीपस्थ कुंडलित नलिका में, और न्यूनतम डीसीटी यानी दूरस्थ कुंडलित नलिका में। ये ध्यान रखना। कारण की अगर मैं बात करूं, कारण कि पीसीटी में ही क्यों सर्वाधिक अवशोषण होगा और डीसीटी में क्यों नहीं होगा, तो देखो जो पीसीटी है उसके आंतरिक सतह में रसांकुर यानी विलाय और माइक्रो विलाय सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं। ये अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, लेकिन डीसीटी में रसांकुर और सूक्ष्म अंकुर नहीं पाए जाते। अब मैथ्स वाले स्टूडेंट नहीं जानते रसांकुर और सूक्ष्म अंकुर क्या होते हैं, तो देखो जैसे ये नलिका है, तो इस नलिका में छोटे छोटे इस अंगुलीनुमा संरचनाएं निकली होती हैं, और इन अंगुलीनुमा संरचना के ऊपर, जैसे मैं किसी एक को ले लूँ जूम करके यहाँ पे बना दूँ, तो इस अंगुलीनुमा संरचना के ऊपर छोटे छोटे ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये तो क्या हो गया, पूरा रसांकुर, और इसके ऊपर जो आप ये छोटा छोटा देख रहे हो ये क्या हो गया, सूक्ष्मांकुर। ठीक है, तो रसांकुर और सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। इसी के कारण यहाँ पर छतई क्षेत्रफल बढ़ जाता है अवशोषण का और ज़्यादा अवशोषण होता है। सभी पोषक तत्वों का अवशोषण, जिसमें से 70 से 80% पोषक तत्वों का अवशोषण पीसीटी में होता है। खनिज का पुनः अवशोषण यहीं पे संपन्न हो जाता है, खनिज का पुनः अवशोषण होता है, और लेकिन यहाँ पे जो ग्लूकोज है, एमाइनो एसिड है, इनका अवशोषण पीसीटी में ही संपन्न हो जाता है, लेकिन जो खनिज का अवशोषण है वो भी यहाँ पे होता है। उसके बाद अपन बात करेंगे यहाँ पे डीसीटी की। खनिज में क्या क्या आता है, ध्यान रखना, कैल्शियम आता है यहाँ पे, और क्लोरीन आता है, और साथ ही साथ यहाँ पर 1 मिनट। अब देखो यहाँ पर डीसीटी की बात करते हैं, तो देखो डीसीटी जो होता है, उस डीसीटी के अंदर कम अवशोषण होगा क्योंकि सूक्ष्मांकुर रसांकुर नहीं है। तो ध्यान रखना, विकल्पी आवश्यकता अनुसार ही यहाँ पे क्या होगा, जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण होगा। यानी यहाँ पर खनिज लवणों का अवशोषण होगा और जल का होगा। ग्लूकोज एमाइनो एसिड का नहीं होगा, वो पहले ही हो चुका होगा, और कुछ रह भी गया होगा तो अब नहीं होगा। और आवश्यकता अनुसार होगा, यानी जितनी की आवश्यकता होगी उतना ही होगा, बाकी नहीं होगा डीसीटी में। ठीक है, यानी दूरस्थ कुंडलित नलिका। अब बात करते हैं संग्राह्य नलिका की। तो जो संग्राह्य नलिका है उसमें केवल जल का पुनः अवशोषण होगा। ठीक है, उसमें बाकी किसी का अवशोषण नहीं होगा। अब 2 पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि खनिज तत्व जो जैसे कि जल, सोडियम, क्लोरीन, खनिज लवण जो होते हैं, उनका जो अवशोषण होता है बस निष्क्रिय अवशोषण होता है, यानी इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, अवशोषण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो ग्लूकोज है, एमाइनो एसिड है, सोडियम प्लस आयन है, ये नाइट्रोजन है, ध्यान रखना, नाइट्रोजन पदार्थ। ठीक है, सोडियम आयन है, इनके अवशोषण अगर करना है तो इनके अवशोषण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और इस तरह के अवशोषण को सक्रिय अवशोषण कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करते हैं सीक्रेशन यानी स्रावण की, थोड़ी सी बात अपन यहाँ पर कर लेते हैं। जो अंतिम अवस्था है, तो अंतिम अवस्था में देखना, जो अधिक हाइड्रोजन, पोटेशियम एंड एमाइनो एसिड का पीसीटी डीसीटी द्वारा संग्राहक नलिका द्वारा मूत्र के रूप में निष्कासित करना है। जो अधिक हाइड्रोजन है, जो अधिक पोटेशियम है, जो अधिक एमाइनो एसिड है, यानी कहने का मतलब जो पोषक तत्व एक्स्ट्रा में है जिनका ज़रूरत नहीं है, उन पोषक तत्वों की यहाँ पे क्या हो जाता है, पीसीटी डीसीटी इनके द्वारा क्या कर दिया जाता है, निष्कासन कर दिया जाता है। इसी को ही हम यहाँ पे स्रावण कहते हैं। तो ये ध्यान रखना स्रावण की परिभाषा और स्रावण के बारे में। अब बात करते हैं हेनले लूप के बारे में। जैसा कि मैंने कहा था कि हेनले लूप के बारे में मैं थोड़ा बाद में बात करूंगा कि इसमें कम अवशोषण होगा, जितनी आवश्यकता है उतना ही होगा, इसके बारे में थोड़ा सा अलग से बात करेंगे। तो आप करते हैं उसके बारे में बात। देखिए हेनले लूप की यहाँ पर बात करें तो हेनले लूप का ये वाला जो पार्ट होता है ये अवरोही यानी डिसेंडिंग लिम्ब कहलाता है।
और ये वाला जो पार्ट होता है जो ऊपर चढ़ रहा है, ये नीचे उतर रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, इसे हम असेंडिंग लिंक यानी इसे हम आरोही वाला पार्ट कहते हैं। इस अवरोही की बात करूँ तो यह अवरोही केवल जल के लिए पारगम्य होता है, यानी इस वाले पार्ट में केवल जल का अवशोषण होगा आरोही में, ठीक है। अब इसकी बात करूँ असेंडिंग यानी आरोही की, तो इसमें केवल खनिज लवणों का ही अवशोषण होगा, अन्य किसी का नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना, और विशेषकर NaCl का ही अवशोषण यहाँ पे होगा। तो NaCl का अवशोषण असेंडिंग लिंब में, जल का अवशोषण डिसेंडिंग लिंब में, किसमें? हेनले के लूप में। तो ये दो पॉइंट ध्यान रखने हैं बस। उसके बाद यहाँ पर अपन बात करेंगे, ध्यान रखना, अपन बात करते हैं काउंटर करंट तंत्र की क्रियाविधियों के बारे में बात करते हैं। तो काउंटर करंट क्या होता है? देखो, इसके ये जो काउंटर करंट है इसमें क्या होता है, आपको मैंने दो चीज़ बताई। जैसा कि ये हमारे पास क्या है, मनुष्य का, उदाहरण के लिए ये थोड़ा वाइट सरफेस आ गया ना, अब ठीक है। जैसा कि ये मनुष्य का क्या है, वक्र है, वृक्क, ठीक है। इस वक्र में या किडनी में दो पार्ट होते हैं, एक तो कॉर्टेक्स वाला और दूसरा मेडुला। ये वाला मान लो कॉर्टेक्स यानी वलकुट, ये वलकुट वाला पार्ट हो गया, और ये वाला जो पार्ट है मेडुला। तो दो पार्ट आपने देखे, वलकुट और मेडुला, ठीक है। तो ये जो मेडुला वाले क्षेत्र है, इस मेडुला वाले क्षेत्र की जो परासरणता है, परासरणता, यह परासरणता क्या हो जाती है, यह परासरणता इंक्रीज हो जाती है यानी बढ़ जाती है। तो इस परासरणता के बढ़ने से यहाँ पर अवशोषण ज़्यादा होता है। इस क्रिया विधि को ही हम यहाँ पर काउंटर करंट तंत्र या काउंटर करंट क्रिया विधि कहते हैं। इसको डिटेल से यहाँ पर अपन समझेंगे, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभार, तो देखना काउंटर करंट क्रिया विधि। इस क्रिया विधि में हेनले लूप का विशेष रूप से कार्य होता है। क्या कार्य होता है तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमारे पास ये हेनले का लूप है, तो इस हेनले के लूप में इधर साइड में वेजर एक्टस होगा। तो यानी दो चीज़ आप देखते हो, एक तो हेनले का लूप, दूसरा वेजर एक्टस। एक तो क्या होता है, 1 सेकेंड, इस तरह से ये हो गया हमारे पास वेजर एक्टस, और दूसरा हो गया हेनले का लूप। अब इस हेनले वेजर एक्टस में रक्त प्रवाहित होगा इस तरीके से, और हेनले के लूप में ब्लड प्लाज्मा प्रवाहित होगा इस तरीके से, यानी दोनों में एक दूसरे के विपरीत प्रवाह होगा। पहली बात क्लियर। अब देखो यहाँ पर हेनले के लूप में क्या होगा, यहाँ से जल का अवशोषण होगा, यहाँ से जल का अवशोषण होगा, और ये जल कहाँ जाएगा, वेजर एक्टस रक्त वाहिनी, जहाँ पे रक्त प्रवाहित हो रहा है, रक्त में मिलकर चला जाएगा। ये डिसेंडिंग वाला पार्ट है, और ये रहा असेंडिंग वाला पार्ट। इस असेंडिंग वाले पार्ट से किसका अवशोषण होगा, लवण NaCl का। और आपको पता है ये दोनों ही कहाँ पे हैं, जो वृक्क होता है, किडनी होता है, उसके कौन से पार्ट में है, तो वलकुट वाले मेडुला वाले पार्ट में है। कौन से में, मेडुला। मेडुला वाले पार्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ये, जब NaCl का अवशोषण होगा तो मेडुला वाले पार्ट की सांद्रता बढ़ जाएगी। अब मेडुला वाले पार्ट की सांद्रता बढ़ गई तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ से जो ब्लड प्लाज्मा है वो कहाँ पे जाएगा, DCT और संग्राहक नलिका में जाएगा। तो वहाँ से जल का अवशोषण ज़्यादा होगा, और जल का अवशोषण ज़्यादा होगा तो जो मूत्र होगा वो अधिक सांद्र हो जाएगा। तो इसे ही हम काउंटर करंट क्रियाविधि या काउंटर करंट तंत्र कहते हैं। और ये काउंटर करंट तंत्र करता क्या है,
ये काउंटरकरण तंत्र मूत्र को सांद्र बनाने का कार्य करता है। क्या? मूत्र को सांद्र बनाने का कार्य। सांद्र, केमिस्ट्री के स्टूडेंट है, आप सभी जानते होंगे सांद्र का मतलब यानी जल की मात्रा जितनी कम होगी, विलय पदार्थ जितना कम होगा वो उतना ही सांद्र होगा। तो ये काउंटर करंट क्रियाविधि है। जैसा कि मैंने बताया, जल का अवशोषण होगा, वेजा रेक्टस में चला जाएगा और ये यहाँ पे सोडियम का अवशोषण हो रहा है, कहीं यूरिया का अवशोषण हो रहा है, तो इससे मेडुला वाले क्षेत्र की सांद्रता बढ़ रही है। और जैसे ही ये ब्लड प्लाज्मा डीसीटी और संग्राहक नलिका में जाएगा तो ये सांद्रता बढ़ने के कारण यहाँ से जल का अवशोषण ज़्यादा होगा। जल का अवशोषण ज़्यादा होगा तो यहाँ पे जो मूत्र है वो अधिक सांद्र बनेगा। तो ये हो गई बात अपनी कंप्लीट। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं अपन, तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो आप पढ़ लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कोई हार्ड नहीं है कि आपके समझ में नहीं आएगा। अब बात करते हैं किडनी के हार्मोन नियंत्रण या हार्मोन से संबंधित कार्यों की। तो किडनी में 3 प्रकार के हार्मोन ध्यान रखने हैं आपको। एक तो वैसोप्रेसिन यानी ADH, दूसरा रास RAAS और तीसरा ANF। ये 3 हार्मोन के कार्य ध्यान रखने। क्या कार्य है? तो पहला हार्मोन है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन क्या करता है? ये जो वैसोप्रेसिन हार्मोन है ये मूत्र को सांद्र बनाने का काम करता है। कैसे? ये वैसोप्रेसिन, मान लो कि शरीर में रक्त की कमी नहीं, पानी की कमी है, प्यास लगी आपको, तो ये वैसोप्रेसिन बजेगा और वैसोप्रेसिन बोलेगा कि शरीर में प्यास केंद्र को एक्टिव करो, प्यास लगाओ। दूसरा वैसोप्रेसिन हाइपोथैलेमस पे इफेक्ट डालेगा कि शरीर में पानी की कमी है, मूत्र को सांद्र बनाओ जिससे पानी की पूर्ति हो, और प्यास केंद्र को एक्टिव करो जिससे व्यक्ति को पता चले कि प्यास लग रही है और वो पानी पिए। तो ये वैसोप्रेसिन का कार्य होता है जिससे मूत्र सांद्र बनता है, शरीर में पानी की कमी पूरी होती है और हमको पता भी चलता है कि पानी पीना है हमको। ठीक है, तो वैसोप्रेसिन समझ में आ गया। अब ये हाइपोथैलेमस को प्रभाव किया, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस यहाँ पर प्यास के केंद्र को एक्टिव करता है और पश्च पीयूष ग्रंथि को एक्टिव करता है। प्यास के केंद्र को एक्टिव करने से हमें पता लगता है कि प्यास लग गई, और पश्च पीयूष ग्रंथि को एक्टिव करने से क्या होता है? वैसोप्रेसिन स्रावित होता है। वैसोप्रेसिन जैसे ही स्रावित होगा ये क्या करेगा? ये यहाँ पर जो डीसीटी है यानी दूरस्थ कुंडलित नलिका है और जो संग्राहक नलिका है, इन दोनों से जल का अवशोषण करेगा जिससे शरीर में कुछ मात्रा में जल की पूर्ति हो, और प्यास लगाएगा जिससे हमें पता लग जाएगा कि प्यास लग रही है। तो कुल मिला के वैसोप्रेसिन का कार्य क्या है? वैसोप्रेसिन का एक कार्य ध्यान रखो कि ये मूत्र को सांद्र बनाता है, ये डीसीटी और संग्राहक नलिका से अधिक जल को अवशोषित करता है। खत्म बस। उसके बाद नेक्स्ट जो हार्मोन है वो ध्यान रखना है, रास RAAS। इसका क्या कार्य है? ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। मान लो कि ब्लड प्रेशर कभी घट जाता है, नहीं ब्लड का प्रेशर दबाव कम पड़ता है, तो ऐसी परिस्थिति में ग्लोमेरुलस जो है वहाँ से रक्त प्लाज्मा कम आएगा। रक्त प्लाज्मा कम आएगा तो मूत्र कम बनेगा। तो यहाँ पे ये क्या करता है? ये जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं इनको संकुचित कर देता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और अधिक ब्लड प्लाज्मा आता है और फिर ज़्यादा ठीक ठाक मात्रा में मूत्र बनना शुरू हो जाता है। तो ये क्या करता है? ये BP को बढ़ाता है यानी ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ने से क्या होता है? अधिक आसानी से मूत्र का निर्माण हो जाता है। तो कभी मान लो बॉडी में ब्लड प्रेशर घटता है तो मूत्र का निर्माण होना कम हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में ये रास हार्मोन काम करता है। अगर मान लो ब्लड प्रेशर कभी बढ़ जाए तो ये अधिक मात्रा में एक्टिव हो जाए रास हार्मोन, तो एक और हार्मोन है ANF हार्मोन, ये इसके विपरीत काम करता है। अगर मान लो रास अधिक मात्रा में एक्टिव हो जाए, ज़्यादा ब्लड प्रेशर कर दे, ज़्यादा मूत्र बनने लग जाए, तो ANF हार्मोन स्रावित होता है और फिर ये क्या करता है? जो रुधिर वाहिका है इसको फैलाता है और उससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है जिससे मूत्र बनता है रास, और ब्लड प्रेशर को घटाता है जिससे मूत्र बनने की दर थोड़ी कम होती है ANF, जो कि रास के विपरीत कार्य करता है। तो इस तरह ये कुछ बातें थी दोस्तों। अभी ये बात करेंगे हम यूरिन यानी मूत्र की बात करेंगे
तो एक दिन में सामान्य मनुष्य 1 से 1.5 लीटर मूत्र का क्या करता है, श्रावण करता है। 25 से 30 ग्राम यूरिया उसके अंदर होता है, जो पूरे दिन में 1 से 1.5 लीटर मूत्र उसने श्रावण किया है उसमें 25 से 30 ग्राम यूरिया ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और उसका जो पीएच है वो 6 होगा, यानी अम्लीय होगा। क्यों होगा अम्लीय? क्योंकि H आयन इसमें पाए जाते हैं और इसकी वजह से। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण यकृत में होता है और यूरिया का रंग हल्का पीला होता है। इसका कारण क्या है? तो यूरिया के अंदर यूरोक्रोन उपस्थित होता है, जिसके कारण इसका रंग हल्का पीला। और यूरिया में गंध आती है। गंध क्यों आती है? क्योंकि इसमें यूरिनोइड उपस्थित होते हैं, यूरिनोइड्स के कारण इसमें गंध आती है। अब यहाँ पर बात करते हैं पोलीयूरिया। पोलीयूरिया क्या होता है? देखो, एक तो होता है डाईयूरिया, एक होता है पोलीयूरिया, एक होता है ट्राईयूरिया। इन तीनों ही की ही अगर मैं बात करूँ तो पोलीयूरिया को समझ लो, आप समझ जाओगे सभी को। अगर सामान्यतः मनुष्य 1 से 1.5 लीटर मूत्र ना करके कितना करने लगे, 2.5 से 3 लीटर मूत्र करने लगे एक पूरे दिन में, तो उसे पोलीयूरिया कहेंगे। और पोलीयूरिया का मतलब होता है कि आपके शरीर में कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिससे पूरे दिन में ज़्यादा मूत्र बन रहा है, ज़्यादा निकल रहा है। और सामान्यतः किस बीमारी में ऐसा होता है? तो डायबिटीज में होता है, ब्लड प्रेशर में होता है, ब्लड बीपी बढ़ जाता है या डायबिटीज हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में ये सब देखने को मिलता है। तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं दोस्तों, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको यहाँ पे प्राप्त हो रही है। देखिए अभी क्या है, थोड़ा स्क्रीन है तो स्क्रीन पे थोड़ा चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा इस तरीके से पढ़ाना पड़ रहा है। बाकी अच्छा तरीका भी है। बाकी आप लोगों के लिए जल्दी यहाँ पे जो है फ्यूचर में सेटअप भी डेवलप किया जाएगा और अच्छा सेटअप लगाया जाएगा, जिसके माध्यम से आपको एक अच्छी डिजिटल घर बैठे आपको अच्छी शिक्षा यहाँ पे दी जाएगी। महावीर सर के दिशा निर्देश में ये शिक्षा आपको दी जा रही है और ये खुद एक लैब असिस्टेंट है। तो आप सोचो कि इनके द्वारा जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो कितना वैल्यूबल कंटेंट है। तो ऐसा मौका आपको दोस्तों कभी जीवन में नहीं मिलेगा। तो आपके पास लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम के 90 डेज़ बचे हैं और इतनी अच्छे कंटेंट आपको मिल रहे हैं, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए और अपने लैब असिस्टेंट के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। और कोर्स अभी तक किसी ने परचेज नहीं किया है तो कर लीजिए, मात्र 1000 रुपये का। ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऐप इंस्टॉल कीजिए और कोर्स को परचेज कीजिए। अब देखिए आगे चलते हैं, क्रेब चक्र की बात करते हैं, जो कि अपने लैब असिस्टेंट के सिलेबस में विशेष रूप से दिया हुआ है। तो यूरिया साइकिल यानी यूरिया के निर्माण को ही क्रेब चक्र कहते हैं। कैसे होता है यूरिया का निर्माण? जो यूरिया का निर्माण है ये एमिनो एसिड से होता है, यानी एमिनो एसिड का यहाँ पर डीएमिनेशन होता है, जिसके माध्यम से यूरिया का निर्माण होता है। तो यूरिया निर्माण की जो प्रक्रिया है वो समझ लो कंप्लीटली क्रेब चक्र खत्म। तो यूरिया निर्माण कैसे होता है? देखो, प्रोटीन का पाचन होता है, एमिनो एसिड बनता है। एमिनो एसिड का क्या होगा? डीएमिनेशन होगा और उससे NH2 प्राप्त होगा। यानी प्रोटीन का पाचन होगा, एमिनो एसिड बनेगा, एमिनो एसिड का क्या होगा? डीएमिनेशन होगा, जिससे अमोनिया NH2 प्राप्त होगा। NH2 किस में बदल जाएगा? NH3 में बदल जाएगा। NH2 से NH3 का निर्माण होगा। अब ये बॉडी में NH3, बॉडी में कहाँ पे? यकृत में। यकृत में ये NH3 कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ जाता है और जुड़ के यहाँ पे क्या बना लेता है? कार्बोमाइल फास्फेट बना लेता है। और ये कार्बोमाइल फास्फेट बनते समय 1 ATP ऊर्जा खर्च होती है, ध्यान रखना। अब कार्बोमाइल फास्फेट जो बना है, ये कार्बोमाइल फास्फेट ऑर्निथिन के साथ कार्य करेगा, ऑर्निथिन के साथ अभिक्रिया करेगा या ऑर्निथिन के साथ जुड़ेगा और ऑर्निथिन के साथ जुड़कर सिट्रुलिन का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है? सिट्रुलिन का। देखो, आपको क्या मतलब है कि ये सिट्रुलिन क्या है, ऑर्निथिन क्या है या फिर कार्बोमाइल क्या है, आपको सिलेक्शन से मतलब है। देखो मैं बता दूंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा जो लैब असिस्टेंट के सिलेबस में नहीं है। तो जितना मैं बता रहा हूँ वो ध्यान रखो, केवल ये नाम याद कर लेना कि जो प्रोटीन से अमोनियो एसिड बनी, उसकी डीएमिनेशन हुआ और उससे क्या बना? यहाँ पर उससे क्या बना? कार्बोमाइल बना, कार्बोमाइल फास्फेट, और 1 ATP ऊर्जा खर्च हुई। ऐसे याद कर लो इसको। फिर कार्बोमाइल फास्फेट ऑर्निथिन के साथ अभिक्रिया करता है, जुड़ता है और सिट्रुलिन बनाता है। ऐसे याद कर लो, आप मत ध्यान दो कि सिट्रुलिन क्या है, कार्बोमाइल क्या है, ये सब मत ध्यान दो।
अब सिट्रिलिन जो बनता है वो एस्पार्टेट यानी NH2 से अभिक्रिया करता है और आर्जिनोसक्सिनेट बना लेता है। अब ये आर्जिनोसक्सिनेट टूटता है, किस किस में टूटता है? फ्यूमरेट में टूटता है और आर्जिनिन में टूटता है। और ये जो आर्जिनिन होता है ये जल से अभिक्रिया करता है और दो चीज़ें बनाता है। कौन कौन सी? पहली ये ऑर्निथिन बनाता है और दूसरी ये यूरिया बनाता है। और यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CONH2। तो ये ध्यान रखना। इस तरह हमारा क्रैब चक्र मूत्र निर्माण कंप्लीट होता है। एक लाइन ध्यान रखना कि ऑर्निथिन और सिट्रिलिन है, ये दोनों क्या है? ये दोनों एमिनो एसिड है, लेकिन ये दोनों ऐसे एमिनो एसिड है जो प्रोटीन का निर्माण नहीं करते हैं। प्रोटीन का निर्माण करने वाले 20 एमिनो एसिड होते हैं। उन 20 एमिनो एसिड के अलावा वे एमिनो एसिड है ये जो प्रोटीन निर्माण नहीं करते हैं। तो इस तरह आज के इस चैप्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं। और मैं आपको बता दूं, जैसा कि अपना मस्कुलर टिश्यू वाला चैप्टर हो चुका है और ये जो पाचन श्वसन उत्सर्जन वाला चैप्टर हो चुका है और जेनेटिक अपना हो चुका है, और साथ ही साथ मैंने आपको और क्या करवा दिया? 3 चैप्टर तो ये हो गए, और सेल स्ट्रक्चर मैंने करवा दिया, सेल डिवीज़न सर ने आपको करवा दिया। तो उसके अलावा 5-6 चैप्टर सर ने भी करवा दिए। वैसे तो मैं वापस आपका रिवीजन कराऊंगा एज ए नोट्स उनका। तो उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मैंने अपनी तरफ से कितना सिलेबस आपको करा दिया, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि मैंने अपनी तरफ से आपको कितना सिलेबस करा दिया। तो लगभग 25 से 30% सिलेबस मैंने आपका करवा दिया, ये ध्यान रखना। हाँ, मैंने एक और चैप्टर करा दिया, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी मैंने आपको करवा दिया। तो इसका मतलब मैंने आपको लगभग 35% के लगभग सिलेबस मैंने आपको करवा दिया। तो अच्छी बात है, अब 65 सिलेबस बचा है, 65%, 90 डेज़ है। आराम से मैं अप्रैल में कंप्लीट करा दूंगा। केमिस्ट्री में भी आपके कुछ चैप्टर्स बाकी है, वो भी आपको कंप्लीट करा दूंगा। और फिजिक्स का अपना कंटिन्यू करने वाला हूँ। अब मैं कल क्लास डाल दूंगा। कल से क्लास फिजिक्स की आपको मिलने लग जाएगी। कुछ दिनों से फिजिक्स ठप हो गई थी। अब बायो को रोक देंगे कुछ दिन के लिए, फिजिक्स कंटिन्यू कर देंगे। फिजिक्स का एक चैप्टर कर लेते हैं, फिर बायो का एक चैप्टर, फिजिक्स का एक चैप्टर, बायो का एक चैप्टर। जैसे ही फिजिक्स कंप्लीट होती है फिर केमिस्ट्री शुरू कर देंगे, और फिर बायो केमिस्ट्री चलती रहेगी, ठीक है। और ऐसे करके अप्रैल तक कंप्लीट सिलेबस आपको करा दिया जाएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है सिलेबस का। और जो नए स्टूडेंट है जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है, कोर्स ले लो। जिसको टेस्ट सीरीज लेनी है टेस्ट सीरीज ले लो। और टेस्ट सीरीज 10 अप्रैल से स्टार्ट होगी, तो वो भी सर ने लॉन्च कर दिया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।